नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम, और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हफ्सा खान। हेल्थ और हम एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हम आपकी सेहत से जुड़ी ज़रूरी मालूमात आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप और आपकी फैमिली एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसके बारे में लोग अक्सर चुप रहना पसंद करते हैं, लेकिन जो हर हज़ारों घरों की हकीकत है, इनफर्टिलिटी। माँ बाप बनना हर शादीशुदा जोड़े का एक खूबसूरत सपना होता है, लेकिन जब सालों की कोशिश के बाद भी गुड न्यूज़ ना मिले तो सिर्फ सवाल ही नहीं, जज्बाती दबाव भी बढ़ने लगता है। सोसाइटी के कमेंट्स, फैमिली का प्रेशर और ख़ुद से शिकायतें, ये सब मिलकर इस मसले को और भी सेंसिटिव बना देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इनफर्टिलिटी सिर्फ औरत का मसला नहीं होता, इसके पीछे मर्द और औरत दोनों के हेल्थ फैक्टर्स हो सकते हैं। आज के हेल्थ और हम में हम जानेंगे इनफर्टिलिटी होती क्या है, इसके कॉमन कॉजेज़ क्या है, कब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कौन कौन से अवेलेबल है, क्योंकि जानकारी ही पहला कदम है उम्मीद की तरफ। इस टॉपिक पर बात करने आज हमारे साथ मौजूद है रेनबो हॉस्पिटल्स हिमायतनगर हैदराबाद की कंसल्टेंट फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम निहारिका। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो में। हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू, आई एम गुड। हाउ आर यू डूइंग? आई एम गोइंग गुड टू। तो सबसे पहले शो का आगाज़ हम इसी सवाल से करते हैं कि इनफर्टिलिटी क्या होती है एंड कब एक कपल को डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, सो इनफर्टिलिटी एक कंडीशन है जहाँ पे कपल्स ने अभी कोशिश की होगी, ट्राई करी होगी 1 साल तक, बट अभी भी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, या कभी कभी ऐसा होता है कि उनको प्रेगनेंसी आती है बट कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी भी नहीं होती है, मिसकैरेजेस भी होते हैं। तो ऐसे कपल्स जनरली जब उन्होंने 1 साल तक कोशिश की है लगातार, फिर भी सफलता नहीं मिली थी, उनको ज़रूर एक बार कंसल्टेंट से मिलना बेहतर लगेगा। बिकॉज़ अगर आप टेस्ट कराओगे तभी तो पता चलेगा अगर कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो कंसल्टेंट से मिलने के बाद आपको कुछ टेस्ट वो सजेस्ट करेंगे जिससे कम से कम ये तसल्ली तो होगा कि सब सही है कि नहीं है। कभी कुछ प्रॉब्लम्स निकल सकते हैं जिनकी करेक्शन की वजह से, सिंपल चीज़ों की वजह से आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। तो जनरली जो कपल्स, स्पेशली महिला 35 ईयर्स अंडर है, वो 1 साल तक कोशिश खुद से कर सकते हैं। बट महिला अबव 35 है, जो कि आजकल हम देखते हैं, बिकॉज एवरी वुमेन आजकल करियर में करियर में कंसंट्रेट करते रहते हैं, जहाँ पे शायद शादी थोड़ा डिले हो जाता है। और प्रेगनेंसी प्लान करना भी आजकल थोड़ी देर के बाद करना शुरू कर रहे हैं, जिसकी वजह से कभी कभी लेट हो जाता है। तो ऐसे में अगर एक औरत 35 ईयर्स अबव है तो हम ओनली 6 मंथ्स कोशिश करने के लिए कहते हैं। अगर उसमें भी सफलता नहीं मिलती है तो ज़रूर आप एक बार फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं, ताकि आप जो सही कर रहे हैं कि नहीं, आपको भी जानकारी मिले। जी, आज के ज़माने में हम देखेंगे कि इनफर्टिलिटी केसेस कपल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। तो क्या इसके रीज़न्स है कि आज की जनरेशन में ये कई बार हमें देखने को मिल रही हैं? हाँ, ज़रूर। आजकल मतलब कंपेयर टू लास्ट 20 ईयर्स 30 ईयर्स, तो हम देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी की इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ चुका है। अभी रिसेंट WHO गाइडलाइंस के हिसाब से 1 in 6 कपल्स यूजुअली फेस करते हैं कि फर्टिलिटी इश्यूज़, कंसीव करने में या प्रेगनेंसी रुकने में परेशानी होती है। एंड ग्लोबली देखा जाए तो 8 to 12% पेशेंट्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज ये इशू फेस करते हैं, जिनमें कंसीव करने में परेशानी होती है। तो ये खुद प्रॉब्लम एक ये होती है कि हमारी लाइफस्टाइल जो चेंजेस हो चुके हैं बहुत दिनों से, जैसे कि मोस्ट ऑफ द लाइफ हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती है, जहाँ पे फिज़िकल एक्टिविटी कम होती है, एंड डाइट पैटर्न्स भी बहुत चेंज हो चुके हैं, जहाँ पे जंक फूड या एक्सेस होती है, एंड ओबेसिटी या वेट ज़्यादा होना आजकल बहुत कॉमन होता है देखने को, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रुकने में परेशानी होती है। तो इन चीज़ों की वजह से कभी हम देखे हैं कि इनफर्टिलिटी की रेट्स बढ़ चुके हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो कि आजकल लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट हुआ है कि इनफर्टिलिटी एक कंडीशन है और उसकी वजह से प्रेगनेंसी रुकने में परेशानी होती है, डॉक्टर्स की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो ये अवेयरनेस भी क्रिएट हुआ है, एंड इसी वजह से पेशेंट्स भी अप्रोच करना शुरू किए हैं ताकि उनकी मदद हो सके। जी,
सबसे ज़रूरी बात जब इनफर्टिलिटी की होती है तो अक्सर सोसाइटी ये सोचती है कि ये एक वुमेन्स बेस्ड प्रॉब्लम है। तो आप एज एन एक्सपर्ट हमें ये बताइए कि क्या सिर्फ ये एक वुमेन बेस्ड प्रॉब्लम है या ये कपल दोनों तरफ से दोनों का प्रॉब्लम माना जाता है इनफर्टिलिटी को? ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज़ सालों से यही माना जाता है कि प्रेगनेंसी या चाइल्ड बेयरिंग ओनली वुमेन्स जॉब है एंड अगर होती नहीं है तो ओनली वुमेन ही एट फॉल्ट दिया जाता है। बट प्रेगनेंसी रुकने के लिए दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स होने की इश्यूज हो सकते हैं। तो जितना वुमेन की कंट्रीब्यूशन होती है उतना मेन की भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो अराउंड 40% अगर हम देखें कि फीमेल कॉजेज़ होते हैं तो 40% मेन में भी कॉजेज़ होते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी यदि डिले होती है या रुकने में देर हो जाता है एंड कभी कभी कंसीव खुद से करना मुश्किल हो जाता है। तो डेफिनेटली हम दोनों कपल्स में दोनों की जांच करना इम्पॉर्टेंट होती है एंड यही चीज़ लैकिंग होती है कभी कभी कि ओनली एक पे फोकस किया जाता है एंड कभी कुछ चीज़ें रह जाते हैं मेन में, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी डिले होती है। तो डेफिनेटली दोनों को साथ में इन्वेस्टिगेट करना, दोनों की जांचें बहुत ज़रूरी होते हैं एक हेल्दी प्रेगनेंसी रुकवाने के लिए। जी, साथ ही यहाँ पे अगर हम इस बात पर भी गौर फरमाएं, जैसे आपने भी बोला है कि वुमेन आजकल इतनी करियर ओरिएंटेड हो गई हैं जहाँ पर 35 एज से पहले शादी करना उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। बट यहाँ पे अगर हम मेल एंड फीमेल दोनों की एज फैक्टर की अगर बात करें तो एज फैक्टर का कंसीव करने से कैसा रिलेटेड है एंड ये इनफर्टिलिटी पर कैसे असर डालता है, उस बारे में आप हमें कुछ बताइए। बिल्कुल, एज एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मेन में एंड वुमेन में उसका इफ़ेक्ट जो है बहुत डिफरेंट है। इन महिलाओं में ये है कि उनकी उम्र बढ़ते जो होता है अंडा बनने की क्षमता कम हो जाती है। तो बेसिकली प्रेगनेंसी रुकने के लिए एक वुमेन का एग रिजर्व या अंडा बनने की क्षमता बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो नॉर्मल है तो कोशिश ज़रूर वो खुद से कर ले सकते हैं। तो इसीलिए जैसे एज बढ़ते रहता है अंडे बनने की क्षमता कम होती जाती है। साथ ही में कुछ और मेडिकल कंडीशंस भी ऐड हो सकते हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड्स हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, एडिनोमायोसिस हो। सो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से जैसे एज 30 अबव हो जाता है तो फर्टिलिटी इंडेक्स या प्रेगनेंसी रुकने की क्षमता कम होती जाती है। 35 के बाद और तेज़ी से घटता है एंड एट अराउंड 40 ईयर्स तो बहुत मुश्किल होती है कि खुद से वो प्रेगनेंसी हो सके, तो तब मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है कपल्स को। एंड एट द सेम टाइम मेन का भी ये है कि ऐसा नहीं है बिल्कुल कि मेन में कोई एज का फैक्टर या एज इफेक्ट नहीं होता है। उनमें भी 40 की उम्र के बाद ज़रूर हम ये देखते हैं कि स्पर्म की क्वालिटी, मोटिलिटी इश्यूज़ होते हैं एंड स्पर्म में भी DNA फ्रैगमेंटेशंस होते हैं, जिसकी वजह से मिसकैरेजेस का रिस्क बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली एज दोनों में इफ़ेक्ट दिखाता है, बट हम कहेंगे कि वुमेन में थोड़ा ज़्यादा है एंड अर्ली अप्रोच बेटर रहेगा। जी, एक और एक सवाल सोसाइटी नॉर्म्स के हिसाब से ये होता है कि ये सोचते हैं लोग अक्सर कि जब टेस्ट की बारी आती है, इन्वेस्टिगेशन की बारी आती है, तो अक्सर आज के ज़माने में भी हम देखेंगे कि मेन काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाते हैं इस चीज़ पर एंड उस दौरान काउंसलिंग करना एक कपल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या ऐसे काउंसलिंग सेशंस भी अरेंज होते हैं बिफोर गोइंग इनटू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कपल? कैसे कोई काउंसलिंग सेशंस भी आप लोग अरेंज करते हैं एंड अगर कन्विंस करने की बात आई एक कपल को तो उसका तरीका आप हमें बताइए, वो कितना चैलेंजिंग है आज के ज़माने में? हाँ, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो डेफिनेटिवली हम फर्स्ट विज़िट में यही समझाते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ दी एग जितना होता है उतना स्पर्म का भी इम्पॉर्टेंस होता है। तो अंडा और शुक्राणु दोनों हेल्दी होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि दोनों में क्वालिटी इश्यूज़ होते हैं, कमियां होते हैं, तो प्रेगनेंसी रुकने में परेशानी होती है एंड हेल्दी प्रेगनेंसी रुकने में भी दिक्कत होता है। तो डेफिनेटिवली हम ये पूरी तरीके से कपल को फर्स्ट विज़िट में समझाते हैं एंड उनकी अगर कोई डाउट हो तो उनको समझाते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो करेक्ट हो सकते हैं। तो डेफिनेटिवली काउंसिल करना इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कपल्स में, क्योंकि यदि यही स्टेप में शायद कई बार पेशेंट्स कंसल्टेशन के लिए आते हैं बट हिचकिचाते हैं एंड वापस चले जाते हैं, है ना। तो उनको इम्पॉर्टेंस समझाने के बाद डेफिनेटिवली वो कन्विंस हो जाते हैं कि ज़रूरी है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट टेस्टेड इवन इन मेन। जी,
यहाँ पे अगर हम बात करें कपल्स के कॉजेज़ की, इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ की, तो कई बार हम ये देखते हैं, सुनते भी हैं कि मेन अगर स्मोक करें या अल्कोहल कंजम्पशन करें तो इनफर्टिलिटी पर इफ़ेक्ट हो सकता है। एंड अगर वुमेन की अगर हम बात करें तो स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस या PCOD, PCOS, ये वजह से इनफर्टिलिटी पर असर पड़ता है। तो अब मेन एंड वुमेन में ये दोनों फैक्टर्स 100% ट्रू है इन चीज़ों का इफ़ेक्ट करना, या ये 50-50 है, उस बारे में आप हमें कुछ बताइए। जी, तो कॉजेज़ अगर हम देखें कि जिस वजह से प्रेगनेंसी रुकने में परेशानी होती है, तो वुमेन में हम देखते हैं कि अराउंड 40% कॉजेज़ हम वुमेन फैक्टर को कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड मेन भी इक्वली अराउंड 30 to 40% कॉजेज़ उनमें भी होते हैं। तो जो कि वुमेन में मोस्ट कॉमन हम ये देखते हैं कि उनकी शायद फॉलिकल फॉर्मेशन या ओवुलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, या हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, किसी को ओबेसिटी होती है, स्ट्रेस लेवल्स होते हैं जिसकी वजह से भी प्रेगनेंसी डिले हो जाता है। एंड स्ट्रेस कैन अगेन कॉज हार्मोनल इम्बैलेंस, एंड हेंस उनकी ओवुलेशन पे हर मंथ जो एग रिलीज़ होना है उस पे इफेक्ट पड़ के फिर प्रेगनेंसी रुकने में परेशानी होती है। एंड PCOD भी एक मोस्ट कॉमन रीज़न है जब हम देखते हैं कि इधर यंग वुमेन या फिर रिप्रोडक्टिव एज में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की हम जो देखते हैं उनमें भी प्रेगनेंसी रुकने में डिले हो जाता है, तो उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट से वो कंसीव खुद से कर ले सकते हैं। एंड अदर कंडीशंस लाइक फाइब्रॉइड होते हैं, कभी कभी किसी को यूट्रस में कोई फैक्टर होती है, कभी किसी को ट्यूब्स ब्लॉक्ड होते हैं, या एंडोमेट्रियोसिस होता है, एडिनोमायोसिस होती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी प्रेगनेंसी रुकने में डिले हो सकता है, कभी कभी रिस्क होती है। तो ये सब हम यूजुअली फर्स्ट कंसल्टेशन में इवैल्यूएट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो मेन में भी इक्वली इम्पॉर्टेंट, जैसे अभी बताया था कि स्पर्म काउंट या शुक्राणु की काउंट बहुत ज़रूरी होती है, और मोटिलिटी मूवमेंट ऑफ द शुक्राणु भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो स्पर्म हेल्थ डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसा है। तो डेफिनेटिवली वेट ज़्यादा होना, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड एक्सेस जंक फूड एंड एक्सेस एरिएटेड ड्रिंक्स, और इन स्लीप पैटर्न सही ना होना, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ये सब आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करके स्पर्म प्रोडक्शन पे इफेक्ट दिखाता है। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करना शुरू करें तो पहले आपकी लाइफस्टाइल देखिए कि कैसा है, हेल्दी है कि नहीं, फिजिकल एक्टिविटी इम्प्रूव करें, एंड देन हेल्दी डाइट स्टार्ट करें ताकि आपकी एग की क्वालिटी एंड स्पर्म की क्वालिटी सब ठीक रहे। जी, ऑल्टरनेटिव्स की यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनफर्टिलिटी यानी कि जो कंसीव नहीं करने का प्रोसेस है नेचुरली, अगर नेचुरली ना कंसीव करके ऑल्टरनेटिव्स की तरफ अगर हम ध्यान दें तो कौन से और ऑल्टरनेटिव्स ट्रीटमेंट मौजूद है आजकल सो दैट कपल कैन कंसीव एंड हैव अ फैमिली टुगेदर? सो एज आई सेड, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कपल्स जो काउंसलिंग के लिए आते हैं, अराउंड 60 to 70% हम जो डायरेक्शंस बताते हैं उसमें कंसीव कर लेते हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट से कंसीव कर लेते हैं। बट अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से भी आगे नहीं प्रेगनेंसी होती है तो हम यूजली IUI सजेस्ट करते हैं, जिसको हम इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं। या अगर कोई मेजर रीज़न होती है जैसे कि दोनों तरफ ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, उनको हम IVF सजेस्ट करते हैं। IVF से भी एडवांस्ड प्रोसीजर्स होते हैं जहाँ पे हम उनकी प्रेगनेंसी रुकने की मदद कर सकें। तो यानी कि हर इनफर्टाइल कपल को IVF की ज़रूरत पड़ सकती है, या कोई चंद केसेस में ही आप लोग सजेस्ट करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ये नहीं है कि हर पेशेंट को IVF की ज़रूरत रहेगी। पहले इसीलिए हम जांचें करेंगे, पता करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। अगर वो मेडिसिन के थ्रू करेक्ट हो सकती है तो बिल्कुल मेडिकल ट्रीटमेंट से ही मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स कंसीव कर ले सकते हैं। जिनकी भी प्रेगनेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट से भी नहीं होती है उन्हीं को हम यूजुअली दी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक समझाते हैं, जहाँ पे IUI भी हम करते हैं। जी, साथ ही में लोग ये सोचते हैं कि जो IVF के थ्रू बेबीज़ होते हैं वो शायद नॉर्मल नहीं होते, या हो सकता है उनमें कोई वीकनेस हो। तो क्या IVF वाले बेबीज़ नॉर्मल नेचुरल बेबीज़ की तरह ही हेल्दी होते हैं, या उनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ सकते हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। बेबीज़ जो आईवीएफ के थ्रू कंसीव करते हैं या डिलीवर होते हैं, वो बिल्कुल इन कंपैरिजन टू द नेचुरल प्रेगनेंसी के जो बेबीज़ होते हैं एज़ हेल्दी एज़ देम होते हैं, है ना। तो आईवीएफ प्रोसेस बस यही है कि आपको प्रेगनेंसी रुकने के लिए मदद कर सके। बाकी जो बेबी डेवलपमेंट होती है वो खुद से बॉडी में ही होता है, तो उसके लिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, या आईवीएफ हुआ है तो इसीलिए बेबी में कोई कॉम्प्लिकेशंस होंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे मिलियंस ऑफ बेबीज़ आज तक आईवीएफ के थ्रू बॉर्न हुए हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर हेल्दी। सो ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आईवीएफ की बेबीज़ हेल्दी नहीं होते हैं। जी, अब हम देखते हैं कि कई बार इन्फेक्शंस या एसटीडीज़ के थ्रू भी कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होता ही है बॉडी में। तो क्या ये इन्फेक्शंस एंड एसटीडीज़ इनफर्टिलिटी को भी ट्रिगर कर सकते हैं, या उसका भी एक रिस्क फैक्टर बन सकते हैं या नहीं? हाँ, बिल्कुल। इन्फेक्शंस जैसे कि मोस्ट कॉमन वुमेन में ये होता है कि उनको वाइट डिस्चार्ज के कंप्लेंट्स होते हैं। तो इन्फेक्शंस अगर कभी कभी सिवियर हैं तो वो यूट्रस को एंड फेलोपियन ट्यूब्स को स्प्रेड हो सकते हैं। तो जब फेलोपियन ट्यूब्स इफेक्ट होते हैं इसके लिए इन्फेक्शन की वजह से, तब कभी कभी प्रेगनेंसी रुकने में परेशानी होती है। तो डेफिनेटली अगर कोई पेशेंट, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, सो उन पेशेंट्स में हम यूजली कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक वो सब दे के फिर प्रेगनेंसी ट्राई करने के लिए बताते हैं। एंड कमिंग टू एसटीडीज़, हाँ ज़रूर, वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं कभी कभी इफेक्ट होता है प्रेगनेंसी में, बट इट इज़ नॉट कि हमेशा जो पेशेंट्स वायरल इन्फेक्शंस के थ्रू सफ़र कर रहे हैं दे कैन नेवर कंसीव। जी, अब एक और एक फैक्टर पर अगर हम ध्यान दें, तो जब एक पेशेंट आपके पास आता है इनफर्टिलिटी के लिए, तो कौन से ऐसे बेसिक टेस्ट है स्पेशली फॉर वुमेन एंड मेन? जैसे मेन में अभी आपने बताया है कि उनका सीमन काउंट बहुत ज़रूरी होता है, तो ऐसे कौन से टेस्ट है जो एक कपल को ध्यान में रखना है कि जब वो डॉक्टर के पास आएँ तो इन सभी नॉलेज के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए रेडी हों? ओके, सो बहुत कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस ही करते हैं हम पहले तो उनकी डिटेल हिस्ट्री लिया जाता है कि उनकी पीरियड्स की साइकिल्स कैसे हैं और ये सब। एंड अगर कोई सर्जरीज अभी तक हुए हैं तो कुछ सर्जरीज जो है, कभी कभी ये ओवरी निकाल लेने में की भी सर्जरीज होते हैं। जैसे कभी यंग एज में किसी को सिस्ट हुआ है तो सिस्ट की वजह से कभी कभी ओवरी भी निकल चुकी होती है। तो ये सब चीज़ें हिस्ट्री लेने के बाद उनको बेसिक एक अल्ट्रासाउंड करते हैं हम, जहाँ पे हम यूट्रस की फोकस करें, यूट्रस कैसा है उनका, बच्चेदानी की साइज़ नॉर्मल है, बच्चेदानी में कोई ख़राबी तो नहीं है, एंड बच्चेदानी की लाइनिंग कैसी है, ये सब चीज़ें हम स्कैनिंग के थ्रू इवेलुएट करते हैं। बाद में बेसिक इम्पॉर्टेंट ये है कि महिला की अंडे बनने की क्षमता कैसी है वो जानकारी ले, तो वो भी हम यूजुअली अल्ट्रासाउंड के थ्रू चेक करते हैं। अंडाशय में अंडे बनने की क्षमता, जिसको हम एंटल फॉलिकल काउंट कहते हैं, ये चेक करते हैं। एंड एक ब्लड टेस्ट होती है सिंपल हार्मोनल टेस्ट, जहाँ पे भी ये पता चले कि एग की क्वालिटी कैसा है, जिसको हम AMH टेस्ट कहते हैं। तो इन सब को मिला के हम बाकी के हार्मोन टेस्ट जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए रिलेटेड होते हैं, जैसे कि थायराइड हुआ, प्रोलैक्टिन, शुगर लेवल्स, ये सब चीज़ें भी चेक करते हैं। एंड एक टेस्ट होती है जिसको हम ट्यूब टेस्ट कहते हैं या ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट कहते हैं, जो कि हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू करते हैं और उसको सोनो स्कैन कहते हैं, जिसमें हमें ये पता चले कि बच्चेदानी की अंदर कैसा है एंड ऑल्सो आपके ट्यूब्स दोनों तरफ ओपन है कि नहीं है, क्योंकि ट्यूब बहुत ज़रूरी होती है प्रेगनेंसी के लिए। अगर ट्यूब ब्लॉक्ड है तो ट्रीटमेंट अलग होती है, तो ट्यूबल पेटेंसी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इन वुमेन होता है। इन मेन जैसे कि मैंने बताया, बेसिक सीमन एनालिसिस होती है, जहाँ पे शुक्राणु का काउंट और हिलने वाली शुक्राणु की क्षमता, ये सब चीज़ें चेक हो। एंड उनकी भी कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, क्योंकि आजकल वेट ज़्यादा होना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और इन सब चीज़ों की वजह से कभी थायराइड हार्मोन, कभी शुगर, ये सब चीज़ें भी मेन में जल्दी देख रहे हैं। तो ये बेसिक वर्कअप ही होती है। इसके बाद अगर इसमें कोई इश्यूज़ रहते हैं तो साइमल्टेनियसली हम उनको ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। जी, डाइट की यहाँ पे बात करें तो जैसे आपने बताया है कि आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हो गई है, एंड पैकेज फूड और जो प्रिजर्व फूड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो अगर हम प्रॉपर डाइट मेंटेन करें, जैसे कि एक प्लेट में होता है कि 50%, 60%, 40% जो बैलेंस होता है, अगर वो परसेंटेज के हिसाब से हम इनटेक ले, चाहे मेन हो या वुमेन हो, तो क्या इनफर्टिलिटी के चांसेस उसमें कम हो सकते हैं या नहीं?
बिल्कुल, फॉलोइंग अ हेल्दी डाइट एंड जिसमें उनमें भी उसमें भी एक बैलेंस्ड डाइट लेना जिसमें परसेंटेज ऑफ आपका प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज़ हो। वाई? बिकॉज हम जो रेगुलरली लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू प्रोटीन। तो इंक्रीज्ड प्रोटीन कंटेंट एंड इंक्रीज्ड फाइबर कंटेंट एंड ये हेल्दी बैलेंस डाइट फॉलो करने से आपकी जो एग की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होने में मदद करेगा। एंड समटाइम्स फॉलोइंग दीज चेंजेस ओनली पीपल कंसीव ऑन देयर own. So definitely diet, healthy lifestyle follow करना is very important for men as well as women. And increasing the physical activity because आजकल it is mostly software jobs या sedentary lifestyle, desk job ज़्यादा होता है तो इसीलिए physical activity बहुत कम हो जाती है। तो increasing physical activity will definitely decrease the stress in the body physically as well as mentally and उसकी वजह से जो एक स्पर्म की क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट हम देखते हैं। तो डेफिनेटली फॉलोइंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल इन विच फॉलोइंग अ बैलेंस डाइट विद इंक्रीज्ड प्रोटीन कंटेंट की आपकी एटलीस्ट 30% ऑफ प्रोटीन कंटेंट ले तो दैट विल डेफिनेटली हैव एन इफेक्ट ऑन योर जनरल हेल्थ एंड योर जनरल हेल्थ इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आपका जनरल हेल्थ सही है तो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो कि क्वालिटी ऑफ द एग एंड स्पर्म भी नॉर्मल होती है। तो डेफिनेटली इट विल डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी कि आपको कुछ मदद की ज़रूरत पड़े कि प्रेगनेंसी रोकने के लिए। थैंक यू जी। साथ ही सबसे आखिर में ये आता है कि इनफर्टिलिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं या उसको ओवरकम कर सकते हैं या नहीं? ओके, सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इनफर्टिलिटी देखिए ऐसी कोई डिजीज़ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ मेडिकल कंडीशन एंड अ फेस ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ जो कपल्स गो थ्रू करते हैं। देन हम ज़रूर उसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस। मतलब आप इन सब प्रॉब्लम्स ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं प्रेगनेंसी में, ये जानकारी अगर आप लें तो ज़रूर आपको मदद होगा। एंड कंसल्टिंग अ डॉक्टर अर्ली एंड प्लानिंग योर प्रेगनेंसी अर्ली, बहुत ज़्यादा डिले ना करते हुए जल्दी प्रेगनेंसी प्लान करें ताकि आप भी हेल्दी हो एंड आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी हो। इसकी वजह से हम थोड़ा सा प्रिवेंशन तो ज़रूर कर सकते हैं। एंड देयर इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन ऑफ द फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन या एग फ्रीजिंग हम कहते हैं या स्पर्म फ्रीजिंग भी हो सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा है कि पीपल बहुत करियर ओरिएंटेड होते हैं एंड जिसकी वजह से उनको प्लान करने में बहुत टाइम होता है। तो डेफिनेटली वो आप एग फ्रीजिंग करके उनकी फर्टिलिटी प्रिजर्व कर ले सकते हैं एंड उसके बाद वो फिर प्लान कर सकते हैं जब उनकी करियर सेट है। जी। सबसे आखिर में एज एन एक्सपर्ट आप ये देखती होंगी कि जब कपल्स आपके पास कंप्लेंट्स लेकर आते हैं तो कौन सी ऐसी कॉमन चीज़ है जो आप देखते हैं कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है इस चीज़ पर? तो उस अवेयरनेस के रिलेटेड आप एक शॉर्ट मैसेज हमारे तमाम व्यूअर्स को क्या देना चाहेंगी? बिकॉज यू नो जब डे टू डे लाइफ में एक कपल आपके पास आता है, एक नहीं हज़ारों कपल आपके पास ये कंप्लेन लेकर आते हैं आज की जनरेशन में बिकॉज ऑफ देयर लाइफ स्टाइल। सो व्हाट इज़ दैट वन कॉमन थिंग दैट यू फील कि आज भी ये चीज़ अवेयरनेस लोगों में नहीं है, विच दे फील के यू नो इस टॉपिक पर बात करना इज़ नॉट अ गुड थिंग बिकॉज ऑफ सोसाइटी, या लोग क्या कहेंगे, हमारे बारे में क्या सोचेंगे। एंड अगर मेल मेंटालिटी का अगर हम यहाँ पे बात करें तो अक्सर मेल ये सोचते हैं कि शायद हम में कुछ कमी है एंड वेयर दे फील के यू नो दे आर नॉट केपेबल इनफ ऑफ डूइंग समथिंग। सो वन दैट शॉर्ट मैसेज दैट यू वुड कन्वे टू आवर व्यूअर्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक। So it would be that as I mentioned earlier, women and men की causes equally important होते हैं fertility problems में। तो ज़रूर it is important कि men भी investigate कराएं। आई अंडरस्टैंड समटाइम्स आज भी हमारी सोसाइटी में बहुत हिचकिचाते हैं men टेस्टिंग कराने के लिए, बट अगर आप हेल्दी प्रेगनेंसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो डेफिनेटिवली कंप्लीट इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड माय मैसेज टू ऑल द कपल्स लिसनिंग टू दिस वीडियो वुड बी दैट बिकॉज देखिए इनफर्टिलिटी ऐसी कोई कंप्लीट डिजीज़ नहीं है कि आपको
पर्सनली आपकी सिचुएशन पे ले कि हम आपकी कोई गलती की वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। जो चीज़ें अंदर होते हैं बॉडी में वो कभी कभी कंट्रोल नहीं होती है, बट आप जानकारी ले कि प्रॉब्लम्स कैसे हो सकते हैं, आपकी कैसी कंडीशन है, आपकी इन्वेस्टिगेशंस बेसिक सब नॉर्मल है कि नहीं है, जैसे कि एग बनने की क्षमता हो या फिर स्पर्म पैरामीटर्स हो, अगर सब चीज़ें नॉर्मल है तो आप ज़रूर कोशिश कंटिन्यू रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड इतने अहम मुद्दे पर आपने बात की है जहाँ पर लोग आजकल बहुत हिचकिचाते हैं, एंड शायद से आज भी ये प्रैक्टिस फॉलो है जहाँ पर 100 में से सिर्फ एक 50 कपल्स ऐसे हैं जो आकर ओपनली बात करते हैं। बिल्कुल। एंड आई होप कि ये रेस्ट 50 जो बात नहीं कर पाते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए उनमें भी अवेयरनेस जाए कि ये कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये ऐसी प्रॉब्लम है कि जब तक शेयर ना हो तब तक उसका सोल्यूशन ना निकलता है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, आज हमने जाना कि इनफर्टिलिटी कोई शर्म या छुपाने वाली बात नहीं, बल्कि एक मेडिकल कंडीशन है जिसका सही वक्त पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मुमकिन है। सबसे ज़रूरी बात, इस सफ़र में ख़ुद को या अपने पार्टनर को दोष देना बिल्कुल गलत है। ये एक शेयर्ड जर्नी है जिसमें समझ, सपोर्ट और सही मेडिकल गाइडेंस बहुत मायने रखती है। एक चीज़ याद रखिए, आज के दौर में साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है। सही लाइफस्टाइल, टाइमली चेकअप और एक्सपर्ट कंसल्टेशन से कई जोड़े अपना पार्टनरहुड का सपना पूरा कर पा रहे हैं। अगर आप या आपका कोई अपना इस सिचुएशन से गुजर रहा है तो हिम्मत ना हारिए, बात करिए, हेल्प लीजिए और उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।